अब हेर्नुहोस्, अब कोभिडको बेलामा जिटिएले के गर्दैछ र कसो गर्दैछ जिटिएवासीलाई थाहा छ। अनि हामीले यस्तो गर्दैछु उस्तो गर्दैछ भन्ने मेरो नेचर पनि छैन, कल्चर पनि छैन। हेर्नुहोस्, र कोभिडको बेलामा यत्रो भोटले हाम्रो पार्टीले जिताउने हाम्रो एमपी राजु विष्टज्यूको योगदान कति छ त्यो पनि सबैलाई याद छ। हेर्नुहोस्, मैले बार बार एउटै कुरो भन्दै थिएँ कि हामी यो पोलिटिक्स छैन, यो ह्युमन लाइफ इस्यु हो। यसमा एकअर्काकोलाई लान्छना लाउने बानी बन्द गर्नुपर्छ। एकअर्काले के गर्दै थियो होइन, मैले के गर्नुपर्छ, मेरो योगदान के छ यो ह्युमन लाइफ इस्युमाथि भन्ने त्यो सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले हेरेँ हिजो म त अब त्रिवेणी हस्पिटल पनि ठिक छैन कुनै के भन्ने उसमाले न्युज बनाउनु भएको रहेछ। अब हामीले जिटिएर दुःख सुख गरेर बल्ल बल्ल एउटा कोभिडको बेलामा हस्पिटल बनाएको छौँ, त्यसमा उहाँले बरु के सामान छैन नपठाइदिनु पर्ने थियो। मैले भने त्यसलाई टेस्टिङ ल्याब पठाइदिनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यहाँ त माइक्रोबायोलोजी पनि भयो र पनि हामीले त मैले कमिटमेन्ट गरेर हामीले ट्रुनेट मेसिन ल्याउँछु भनेर ल्याएँ। हेर्नुहोस्, भेन्टिलेटर सिस्टमदेखि सबै कुरो छ। अनि सायद तपाईँले हेर्नुहोस् कि गभर्मेन्ट कोभिड हस्पिटल फ्री एडेड जिटिए जतिको सक्षम र व्यवस्थित सायदै कहाँ छ, कहाँ पनि छैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हेर्नुहोस्, र म उहाँलाई पनि निवेदन गर्छु कि यो लालसाना भन्दा पनि बरु आएर मान्छेसँग काम गरिदिनुहोस्। जिटिएको नेता जिटिएभित्रै छ, सबै जिटिएको नेता मात्रै होइन, सबै पार्टीको नेता नै जिटिएभित्रै छ। अनि उहाँले आफ्नो आफ्नो प्रकारले योगदान काहीँ न काहीँ पुऱ्याइरहनु भएको छ। तर अब विगतको एमपी इलेक्सन त्यत्रो भोट दिएर पठाएको राजु विष्टज्यू तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खासमा मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्ने हो, र पनि म गर्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको इच्छा हो। अब एउटा कुरो चाहिँ फिल भयो मलाई, जोसुकै नेता होस् पाहाडकै छोरा हुनुपर्ने रहेछ, पर्दाखेरि चाहिँ पाहाडमै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने योपालि मैले फिल गरेँ। र आउने दिनमा चाहिँ हाम्रो पाहाडको यो चिज चाहिँ योपालिको हामीलाई पर्दाखेरि सबै जुनै पार्टीको पनि होस् पाहाडकै छोरा चाहिँ एउटा पाहाडलाई रुल गर्ने नेता हुनुपर्दो रहेछ, जुनै पार्टीको पनि होस्। मैले फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, योपालि चाहिँ हामीले पाहाडले यो चाहिँ फिल गरेको छौँ। मैले त अब लालसाना लाउनु त मैले सायद कहिले काम पनि गरेन राजु विष्टज्यूलाई, किनभने उहाँको नाममा सिलगढीमा मिसिङ भनेर पोस्टर पनि निक्लेको। त्यति बेला मैले एउटा गोर्खाको नाताको हिसाबले उहाँलाई मैले त्यस्तो उहाँले मैले दिल्लीमा यस्तो कोभिडको इस्युमा ट्रान्सपोर्टेसन छैन, उहाँलाई आउनु साह्रो छ, यस्तो पोस्टरिङहरू गर्ने लालसाना लाउने काम नगरिदिनुहोस् भनेर मैले उहाँको फेभरमा पनि बोलेको। मैले त्यसमा राजनीति गर्ने भए त त्यो त अझै म बरु पाहाडमा पनि टाल्थेँ होला पोस्टर। त्यही मैले फेरि पनि उहाँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, एउटा गोर्खाको नाताले पनि तपाईँले यो ह्युमन लाइफ इस्युमा हाम्रो यो पाहाडमा परेको बेलामा अहिले त हेर्नु झन् कोभिड हाम्रोमा बढेर जाँदैछ। अनि कोभिड तपाईँ उहाँले लेख्नु भएको छ, नर्सलाई भइरहेछ, पुलिसलाई भइरहेछ, डक्टरलाई भइरहेछ, र उहाँहरूले दिनरात सेवा गर्दैछ। र सेवा गर्ने र फिल्ड वर्करलाई त हुँदैछ, कहाँ चाहिँ भएको छ, संसारभरि भइरहेछ। र संसारभरिको पुलिसमा पनि भएको छ, डक्टरलाई पनि भएको छ, नर्सिङ होस्टलमा भएको छ, जिटिएमा मात्रै होइन नि। र उहाँहरूले काम गर्दैछ फिल्डमा, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। उहाँहरूको लागि कमसेकम प्रे गरेर तपाईँले जब पूजा गर्नुहुन्छ त्यो प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् न, उहाँहरूको रिकभरी होस्, उहाँहरूले काम गर्ने चाहिँ एनर्जी पाओस् भनेर। र यस्तो चिजलाई दया गरेर राजनीतिक नगरिदिनुहोस्। उहाँले विज्ञप्तिमा यो पनि भन्नुभएको रहेछ कि चाह्यो भनेदेखि जिटिएले चाह्यो र भन्यो भनेदेखि चाहिँ म कुनै पनि सहयोग गर्न रेडी छु। पहिला पनि भन्दैछु त, हामीले मिसिन ल्याइदिनुहोस् भन्दैछु त, कहिलेदेखि भनेको, मैले अहिलेदेखि भनेको। उहाँले हेर्नुहोस्, तपाईँले उहाँले भन्नुभएको थियो त्यति बेला जग्गा चाहिन्छ, होइन जग्गा कुन चाहिँ मैले भने तपाईँहरूले जग्गा खोज्नुहोस् हामी बनाइदिन्छु, त्यति बेला मैले भनेको बुझ्नुभयो। तपाईँहरूले जग्गा खोज्नुहोस् हामी बनाइदिन्छु, जग्गा जिटिएले बनाइदिन्छ जग्गा भनेको नि त। तपाईँहरूकै प्रेस भन्दा मैले कतिपल्ट रिक्वेस्ट गरेको हेर्नुहोस् मैले उहाँलाई। मलाई जहाँसम्म थाहा छ उहाँले एकपल्ट अनाउन्स पनि गर्नुभएको थियो 50 लाख रुपियाँ डिएमलाई दिने। तर मलाई अहिले त्यो पनि याद छ कि 50 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म आइपुगेको छैन, बुझ्नु भएन। अनाउन्समेन्ट चाहिँ थियो, हेर्नुहोस् जहाँसम्म मलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला यो कुरो। उहाँले रिटर्नमा पनि पठाउनु भएको थियो डिएम माडलमलाई। तर त्यो कहाँसम्म आयो र डिएमकोमा आइपुग्यो कि आएन तपाईँहरूले क्वारी गर्नुहोस्। म त अब त्यो यस्तो अझ पछाडि लाग्ने बानी पनि छैन नि गर्दैन पनि। र उहाँलाई रिक्वेस्टै गर्छु कि यो तपाईँमाथि भोटमा दिँदा मान्छेले ठुलो आश गरेर भोट दिएको, यो सानसानो इस्युको लागि दिएको होइन।
बरु तपाईँले त्यतापट्टि काम गरिदिने भने राम्रो हुन्छ। र दया गरेर यो क्रिटिसिजम ह्याबिट चाहिँ बन्द गरेर पोजिटिभ ह्याबिट डेभलप गरेर हामी अगाडि काम गरे पनि राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू। आज विशेष हाम्रो कालेबुङको 34 नम्बर समष्टिका अप्पर इच्छे अनि लोअर इच्छेका हाम्रा करिबन 80 गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले अब उसो पहाडमा भावनाको राजनीतिलाई त्यागेर यथार्थको राजनीति हाम्रा गोर्खा टिएमसी पार्टीमा आज 80 परिवार सामेल हुनुभयो। अनि म 80 परिवारमा विशेष गरेर म सत्य नै कुरा भन्छु, किनभने 80 परिवारमा करिबन एक परिवारमा मैले मिनिमम 4 जना मैले फ्यामिली मेम्बर जोड्दा पनि हामीसँग करिबन 320 जना हाम्रा गोर्खे सन्तानहरू आज टिएमसी पार्टीमा हिल गोर्खा टिएमसी पार्टीमा सामेल हुनुभएकोमा उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक आन्तरिक हृदयबाट मेरो गोर्खे नमस्कार, साथसाथै हाम्री नेत्री ममता ब्यानर्जीको तर्फबाट उहाँहरूलाई मेरो लाख लाख गोर्खे अभिनन्दन अनि स्वागत जनाउन चाहन्छु। त्यो बाहेक के कार्यक्रम छ तपाईँ कालेबुङ? त्यो बाहेक पनि आज म करिबन विशेष गरेर म अस्तिको दिनै कालिम्पोङमा आएको हो र कालिम्पोङमा आए पश्चात हाम्रो कतिपय राजनीतिक कार्यक्रमहरू थियो, जोइनिङको कार्यक्रमहरू पनि थियो। अनि हिजो म अलगडामा 7वटा जुन चाहिँ गाडी घरहरू जलिएको थियो ती परिवारहरूलाई, ती व्यवसायीहरूलाई एउटा संवेदना दिन म गएकी थिएँ। त्यसको बादमा पनि बर्मेक इलाकामा करिबन 51 होम स्टेमा रहने जो हाम्रा
दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ आजसम्म पनि सिन्कोना बगानमा उहाँहरू रहेका, उहाँले होमस्टे बनाएकोमा, उहाँहरूले एउटा आजसम्म पनि एनओसी नपाएकोमा यस विषय लिएर पनि एउटा मिटिङ राखिएको थियो, जसमा मैले उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा पहिला पनि समर्थनै जनाएको थिएँ। साथसाथै टेलिफोनको मार्फतद्वारा पनि मैले डाइरेक्टरसँग बात गरिदिएँ र उहाँले एउटा पत्रचार गरेपछि उहाँले एनओसी पाउनेछन् र एउटा स्वावलम्बी बन्ने एउटा योजना सरकारले दिएको होमस्टे हाम्रा धेरै बेकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो होमस्टेबाट आफ्नो रोजगार एउटा प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यहाँ भेट गरेँ अनि आज हाम्रो इच्छे, लोवर इच्छे, अप्पर इच्छे का हाम्रा गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसमा हाम्रा अनुपमा बहिनी अनि दिनेश भाइ उहाँहरूको नेतृत्वमा उहाँले ल्याएर आज हाम्रो पार्टी कार्यालयमा हाम्रा कालिम्पोङ टिएमसी पार्टीका हाम्रा चिफ कोअर्डिनेटर भाइ सुमन गुरुङ, हाम्रा 36 नम्बर समष्टिका कन्भेनर रिन्जी बहिनी, हाम्रा ब्लक 1 का प्रेसिडेन्ट सुरज बागदास लगायत हाम्रा उहाँसँग आउनुभएका अनुपमा बहिनीसँग आउनुभएका अरू कतिपय, साथै आज हाम्रा पार्टीका युवा शक्तिका कन्भेनर साथसाथै प्रतिनिधिगणको उपस्थितिमा आज जोइनिङको कार्यक्रम भयो र यस पश्चात म अब विशेष गरेर अब हाम्रा दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङमा जो चाहिँ जसले चाहिँ एउटा हाम्रा नेत्री ममता ब्यानर्जीले उनीहरूले भलिन्टियर काम गर्दै थिए, उनीहरूले अहिले शिक्षकको नियुक्ति पाएका छन्। ती शिक्षकहरू आज मसँग भेट गर्नेछन् र उहाँहरूसँग एउटा भेटघाटको कार्यक्रम छ। भेटघाटपछि उहाँहरू पनि अब पूर्ण रूपमा पहाडमा अब यो पार्टीको कार्यक्रममा उहाँहरू पनि हामीलाई सहभागी पुर्याउँछु भन्ने कुराहरू छ र उहाँहरूले पनि अब विशेष अब उहाँहरूलाई पनि हामी एउटा मिटिङको तय भएपछि के कस्तो प्रकारले एउटा सञ्चालन गर्ने त्यो विषयमा हाम्रो मिटिङ छ र त्यसपछि म घर फर्किन्छु। घरमा नै खरसाङ जान्छु। अब घर फर्किने त कुरा हुँदैन, फेरि पनि कहीँ न कहीँ म माने कुनै दिन त बस्नु त पाउँदिनँ, तर अब खरसाङमा पनि कार्यक्रम छ, दार्जिलिङमा पनि छ। यस्तै प्रकारले म कालिम्पोङ त धेरैचोटि आइ नै बस्छु। कालिम्पोङमा मलाई एउटा विशेष रूपले अभिभार दिएकोले गर्दाखेरि र विशेष हाम्रा सुमन भाइको अगुवाईमा उहाँले जुन प्रकारले रात दिन लगाएर पार्टीलाई जुन अघि बढाउने काम गरिरहेका छन्, सुमन भाइ मात्रै होइन उहाँसँग पनि जति पनि लाग्नु भएको छ, सुमन भाइको मात्रै नाम लिँदाखेरि अरूलाई पनि मन दुख्छ र उहाँसँग जति पनि लाग्नु भएको छ र उहाँले के दिन के रात भन्नुभएको छैन। उहाँले जुन प्रकारले पार्टीलाई अघि बढाउने काम गरिरहनु भएको छ र यसलाई मैले उहाँलाई एउटा अझै बढी हौसला बनाउनका लागि उहाँको निम्ति म ढाल बनेर उहाँ सँगसँगै म लागि परेको छु र म आशा गर्छु हाम्रो कालिम्पोङमा हाम्रो टिएमसी पार्टीले एउटा आउँदो दिनमा राम्रो एउटा स्ट्रङ हाम्रो अर्गनाइजेसन बनाउँछ भन्ने म आशा गर्छु। डिस्ट्रिक्ट कमिटी हामीले अलरेडी बनाइसक्यौँ अनि ब्लक 1, ब्लक 2, ब्लक 3 पनि हाम्रो बनिसक्यो। हाम्रो महिलाको कमिटी पनि गठन भइसकेको छ। हाम्रो युथको कमिटी अब हिजो मात्र मिटिङ भयो र अलरेडी हाम्रो ब्लक 1, ब्लक 2, ब्लक 3 र डिस्ट्रिक्ट कमिटी युथको आफ्नै बनिन्छ र अहिले फिलहाल हामीलाई कलकत्ताबाट हामीलाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी, ब्लक 1, ब्लक 2 र ब्लक 3 को प्यारेन्ट कमिटीको नाम झट्टै पठाउनु भन्नुभएको छ र हामीले अलरेडी तयार पारेको छौँ र आज हामीले पूर्ण रूपमा एउटा फाइनली एउटा अब पठाउनु त अब एउटा राम्रोसँगले PDF बनाएर पठाउनुपर्छ, किनभने कलकत्तामा हामीले पठाउँदाखेरि अब वाट्सएपबाट पठाउनुपर्छ र हाम्रो सुमन भाइले यसको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ र यो हामी आज नभए तापनि भोलि चाहिँ हामी कलकत्तामा पठाउनेछौँ। त्यसको बादमा हामी तपाईँहरूलाई कलकत्ताले एप्रुभ गरेपछि अनि तपाईँहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनेछौँ। সেই পবিত্র দিনে আপনাদের সামনে এসেছি। সবাইকে অভিনন্দন। আমরাও সে পাপ তাপ শেষ করার জন্য লড়াই করছি। এবার বলুন কি জানার আছে। আপনারা জানেন করোনা পরিবেশের জন্য 4 মাসের বেশি লকডাউন চলছে, ফলে আমাদের সাংগঠনিক যে গতিবিধি কার্যসূচি আমরা বন্ধ রেখেছিলাম। যেটুকু হচ্ছিল ভার্চুয়াল র্যালি, ভিডিও কনফারেন্সিং, অডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে।
তো এই সংকটের সময় আমাদের কর্মীরা সেবা করেছেন, সাধারণ মানুষের খাওয়া দাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন ইত্যাদি। তারা নিজেরা অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, পরিচিতদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হয়েছেন, জীবনহানি হয়েছে। তো তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাটা একটা বড় কাজ। আমি মেনলি আমাদের কর্মীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে এসেছি, কুশল জানতে এসেছি। আর 4 মাস পরের সঙ্গে দেখা হয়নি, দেখা সাক্ষাৎ করতেই এসেছি। যদিও করোনা পরিস্থিতি এখনও চলছে, কতদিন চলবে কেউ জানে না। আমাদের কার্যকর্তাদের এবং সাধারণ মানুষ যারা পরিচিত আছেন আমাদের শুভানুধ্যায়ী, তাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য, কুশল বিনিময় করার জন্যই এসেছি। আর সেই সঙ্গে কার্যকর্তাদের সঙ্গে বসে গত কিছুদিন ধরে কিছু প্রোগ্রাম করেছি, আগামী দিনে কিছু আছে সেটাও পর্যালোচনা করব। सर, गवर्नर साहब ने एक ट्वीट किया है आप सुनिए, जिसमें कहा गया है प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें बंगाल को 70 लाख जो फार्मर्स है उनको करीबन 1000 करोड़ जो सुविधा है वो नहीं मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए। क्या आपका विचार है? नहीं, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत की जो स्वास्थ्य योजना है, ये दोनों से बंगाल के लोग वंचित रह गए हैं। देश में मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास लोग जिनको आयुष्मान का सुविधा मिला है और 8 करोड़ किसान जिनको इसकी सुविधा मिलने वाली है। तो उसका देव तुम पीछे दाঁড়াও না কেন, তুমি ডিস্টার্ব ক্রিয়েট করছো। हाँ चलो बसो। देखिए, ये जो लगभग 8 करोड़ किसान जिससे लाभान्वित होने वाले हैं किसान सम्मान निधि, और करोड़ों लोग स्वास्थ्य परियोजनाओं का लाभ मिलने वाला है इनको, गरीब लोगों को, इससे बंगाल के लोगों को वंचित रखा गया है केवल राजनीतिक कारणों से। इसलिए बार बार हम इसका जिक्र करते हैं। मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से यहाँ के अभिभावक के रूप में गवर्नर ने भी इसका जिक्र किया है और यहाँ की सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, देखिए, गवर्नर क्या बोल रहे हैं सरकार के ऊपर, ये उनकी अंदर की मामला है, प्रशासनिक मामला है, इसमें हमको पढ़ना नहीं है। हम विपक्ष के रूप में जो चीज़ यहाँ होनी चाहिए, जिस यहाँ के लोगों को जिससे वंचित रखा गया है, इसका विरोध भी करेंगे, उसको लेकर हम आंदोलन भी कर रहे हैं। तीसरा सवाल पूछना चाहूँगा सर, 24 आवर्स में 41 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीबन 3000 लोग के अंदर कोरोना संक्रमित पाया गया है बंगाल में। सर, क्या कहेंगे ममता बनर्जी का ये जो नहीं, ये देखिए, अभी नहीं है, 3 महीना से हम लोग बोल रहे थे। हर एक बात में सरकार की जो नाकामियां हैं और सरकार की जो इच्छाशक्ति की कमी है, हमने बार बार उजागर किया है। बाकी दूसरे प्रदेश जो माइग्रेंट लेबर, उनका समस्या को समाधान किया उन्होंने, हॉस्पिटल बढ़ाया, बेड बढ़ाया, प्राइवेट हॉस्पिटल रखा है, आयुष को इसको सहभागी किया है। तो आप दूसरे प्रदेश जहां बहुत ज़्यादा संक्रमण था वो लगभग कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें दिल्ली सबसे आगे है। बंगाल में जहां पहले कम था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो हमारी कंट्रोल के बाहर जा रही है। 3000 लोग हर रोज़ नए इफेक्टेड हो रहे हैं और 50 से ऊपर संख्या रोज़ मौत की हो गई है। तो आज तक 3 महीना से लगातार प्रयास के बाद सरकार रोक नहीं पाई, इसलिए क्योंकि यहाँ लॉकडाउन ना कभी ठीक से लगा। आज जो लॉकडाउन में कड़ापन हो रहा है, क्यों? भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा का प्रोग्राम रोकने के लिए किया जा रहा है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं है, ये भाजपा को रोकने के लिए हो रहा है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, बार बार हम बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ की सरकार की कभी इच्छा नहीं थी, कोरोना को रोका गया। लॉकडाउन हुआ तो कहीं रिलैक्सेशन है, कहीं कड़ाई है। तो क्यों ऐसा है? अगर कोरोना से लड़ने के लिए एकमात्र रास्ता लॉकडाउन है तो सब जगह कड़ाई से लगना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, उसका परिणाम बंगाल के लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। नहीं, बस केंद्र सरकार देखिए 2 बार 3 बार यहाँ टीम भेजा है परिस्थिति को स्टडी करने के लिए, सुझाव देने के लिए। यहाँ सरकार ना तो सहयोग किया है बल्कि उनका अपमान किया है, उनके साथ विरोध किया है। बाकी प्रदेश में भी किया है, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, उसका लाभ मिला उनको। तो यहाँ केवल राजनीति किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर 5 बार 6 बार सारे चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर जाती नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में रहती भी नहीं है, और रहती तो केवल पैसा की डिमांड करती है, बाकी कोई बात नहीं है। तो नेचुरली यहाँ की जो सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है। जहाँ लोगों ने प्रयोग किया, उसका लाभ मिला है, उसका अनुभव यहाँ उपयोग में लाना चाहिए। इनकी इच्छा नहीं है, तो इसीलिए बंगाल के लोग बीच में से पीछे जा रहे हैं और सरकार राजनीति कर रही है। यहाँ चीफ मिनिस्टर खुद राजनीति कर रहे हैं, बयान बदलते रहते हैं, उनके वेबसाइट में बोलते हैं, प्रेस में बोलते हैं इतना बेड खाली है, और लोग देखिए हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भटकते रहते हैं और रास्ते में मारे जाते हैं, बीमार होते हैं, जहर पी जाते हैं। ये जो हताशाजनक स्थिति है, इससे उभरना चाहिए। और अभी भी केंद्र सरकार के सहयोग से जो स्पेशलिस्ट उनको ले करके यहाँ की सारी बात को
पर्यालोचना करना चाहिए और नया ढंग से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन होना দেখুন কেন্দ্র সরকার আগে 3 মাস পরে 6 মাস ফ্রি রেশন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আর সেই রেশন আস্তে আস্তে এখানকার লোক 1 মাস 1.5 মাস পরে সেই ফ্রি রেশন পেলেন। আমার মনে হয় সেখানে রাজ্য সরকার কোনো লাভ নেই, তাই খরচা করতে চাননি, কিন্তু মানুষের জীবন জীবিকা সুরক্ষিত করার জন্য তারা করেননি। এবং এটা ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন আমরা জুন অবধি আগামী বছর ফ্রি রেশন দেবো। এখন তো বলছেন সারা জীবন দেবেন, আমি জানি না তিনি কতদিন চিফ মিনিস্টার থাকবেন। কিন্তু এই যে খালি কম্পিটিশন মুখে, ব্যবহারে দেখা যাচ্ছে না, যেটা পাচ্ছিল লোক সেটাও বন্ধ করে দিচ্ছেন। লোকের আয় উপায় বন্ধ আছে, কবে চালু হবে ঠিক নেই। কমপক্ষে ডাল ভাতের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব, সেই জন্য কেন্দ্র সরকার বারবার এটা করছেন, টাকা দিচ্ছেন বাজার করার জন্য, ফ্রিতে চাল ডাল তেল নুন দিচ্ছেন, অন্যান্য সুবিধা গ্যাস দিচ্ছেন, কিন্তু এখানকার সরকার সেটাও ঠিকমতো পৌঁছে দিচ্ছে না। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ, সেই ক্ষোভ বিক্ষোভকে বন্ধ করার জন্য লকডাউন করে রাখা হয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী এরকম পরিস্থিতি আছে। উত্তর বাংলায় কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুরের মতো কিছু জেলা খুবই উপদ্রুত রাজনৈতিক হিংসার দ্বারা। এখানে এমএলএকে পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে। আজকে সুপ্রিম কোর্টে আমরা গেছি, হাইকোর্টে গেছি তার ন্যায় বিচারের জন্য, কারণ এই রাজ্য সরকার ন্যায় করবে না। এবং আমরা জানি সরকার, পুলিশ সবাই বলছে আত্মহত্যা, তারপরেও অপরাধী সন্দেহে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তো এর দুরকম নীতি কেন? যদি মনে হচ্ছে সন্দেহ আছে আপনি ব্যবস্থা করুন, আর যদি মনে করেন যে আত্মহত্যা তাহলে তো কিছু করার নেই। তো সেই জন্য মানুষের সন্দেহ এই সরকারের উপর সব কাজে আছে। তারপরেও 2 জন কর্মীকে মেরে এবং টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো পুরো পশ্চিমবাংলার রাজনীতিক হিংসা চলছে। টিএমসি এবং এই সরকার বিরোধীদের আটকাবার জন্য এটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। রাজনৈতিক হিংসা এবং হত্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে, কারো কোনো সাজা হয় না। পুলিশ চুপচাপ দর্শক মাত্র। যেই পুলিশ অপরাধীদের কোমরে দড়ি বেঁধে তাদেরকে জেলে ঢোকানো দরকার, তারা সেটা না করে তাদের সঙ্গে চা খাচ্ছে আর বিজেপির লোকেদের আটকাচ্ছে। এই মুহূর্তে দেশের প্রায়োরিটি কি মন্দির আর হসপিটাল? দুটোই প্রায়োরিটি আছে। ভারতবর্ষ মন্দিরের দেশ, এখানে মন্দির হবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? রাম মন্দির ছিল, সেখানে মন্দির হবে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? যেখানে হসপিটাল আছে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হসপিটাল দরকার আছে, রোগী মারা যাচ্ছে বিনা হসপিটাল, সেখানে হসপিটাল হোক। অযোধ্যায় মন্দির হবে কি হসপিটাল হবে, এখানকার লোকের হওয়ার দরকার নেই। এখানে হসপিটালের প্রয়োজন আছে, অবশ্যই হসপিটাল তৈরি হওয়া উচিত, কারণ এখানে যথেষ্ট হসপিটাল নাই, সেবা পাচ্ছেন না, লোক মারা যাচ্ছে, বিষ খেয়ে নিচ্ছে। আর তারা বলে দিচ্ছেন অযোধ্যায় হসপিটালের কথা। আরে আপনারা আপনাদের সামলান না, ওখানে সামলাবার যথেষ্ট যোগ্য লোক আছে। দেখুন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ধমকাচ্ছেন, স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন যে রিফিউজ করা চলবে না, বেশি বিল নেওয়া চলবে না। কোনো পরিণাম হয়েছে কি তার? বিল 18, 20, 25 হাজার লাখ পর্যন্ত একটা রোগী বিল। একজন ডাক্তার তার ট্রিটমেন্টে 23 লাখ টাকা বিল এসছে, পরে নেগোসিয়েশন করে 18 লাখ টাকা দিতে হয়েছে। আপনি বলুন কতজন মানুষ আছেন যারা 20-30 লাখ বিল দিয়ে বাঁচতে পারবেন, চিকিৎসা করাতে পারবেন? আর উনি বলছেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী বলছেন দুনিয়াকে বলে দিন আমরা ফ্রিতে চিকিৎসা করাচ্ছি। এই ফ্রির নমুনা নাকি? বেডই নাই তো চিকিৎসা কোথা থেকে হবে? যেভাবে ধমকাচ্ছেন প্রাইভেট হসপিটালের লোকেরা, চলে যান এখানে হবে না, ভিডিও দেখুন, কোথাও কোনো কন্ট্রোল নাই। পুরোপুরি ভগবান ভরসায় আমরা বেঁচে আছি। যা টিকিট কনফার্ম হয়ে যাচ্ছে সে চলে যাচ্ছে, আর যারা হয়নি আমরা এখন অপেক্ষা করছি। मुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको पक्षबाट जानकारी गराउनु पर्दाखेरि जस्तै आज पार्टीका विभिन्न जति पनि भारतीय सङ्गठनहरू छ, ती भारतीय सङ्गठनहरूमध्ये अझै एक थप सङ्गठन गठन हुने जानकारी यस पत्रको मार्फतमा जनाउन चाहन्छु। र हिजो मात्र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन हाम्रो चेयरम्यान श्रीमान अनिल थापाज्यू एवं केन्द्रीय महासचिव उहाँको उपस्थितिमा पार्टीको निर्देश बमोजिम कालिम्पोङ होमस्टे एसोसिएसन फर्म हुने एउटा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि त्यो फर्मेसनको प्रक्रियाको लागि मुख्य रूपले जो यसै व्यवसायमा जो संलग्न छन्, जसलाई अनुभव छ र जसलाई यसको ज्यादाभन्दा ज्यादा जानकारी छ,
हाम्रो सिल्लरीमा उहाँ स्वयं नै एउटा होमस्टे व्यवसायको ओनर पनि हुनुहुन्छ र भाइ फुर्बा तामाङज्यूलाई कालिम्पोङ होमस्टे एसोसिएसन फर्मेसनको निम्ति पार्टीद्वारा यो दायित्व सुम्पिएको विशेष म सबैलाई म जनाउन चाहन्छु। विशेष कालेबुङमा सामूहिक पर्वको रूपमा पालन गरिने पर्वहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो पर्व जहाँनिर सबै जात, सबै धर्म, सबै समुदायले सँगै मिलेर मनाउने पर्व चाहिँ हो 15 अगस्त है, 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस चाहिँ हामी सबै धर्म, सबै जात, सबै समुदायका मानिसहरू सामूहिक रूपले हामी मनाउँछौँ है। कालिम्पोङमा एउटा ठुलो हर्ष उल्लासको एउटा माहौल हुन्छ। तर यो वर्ष चाहिँ अब हाम्रो यो पेन्डामिक विश्व महामारी, वैश्विक महामारी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सामूहिक कार्यक्रम गर्न असमर्थ छौँ र यो वर्ष त्यस्तो ठुलो कार्यक्रम जुन प्रकारले अघिल्लो वर्षहरूमा भइरहेको थियो, अब कालिम्पोङको इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेसन हेर्नको लागि देश विदेशबाट मानिसहरू आउँथे है। यहाँनिर ठुलो हर्षोल्लास एक महिना अगाडिदेखि नै कालिम्पोङमा एउटा के अरे पर्वको माहौल हुन्थ्यो। तर अब अभाग्यवश योपालि यो खालको माहौल हुन सक्दैन र पनि हामी देशको खाँटी नागरिक भएको हैसियतमा है हामीले हाम्रो ठाउँमा एउटा देशलाई एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पालन गर्ने यो जुन चाहिँ एउटा त्योहार छ, यसलाई हामी त्यसै चाहिँ छोड्न सक्दैनौँ। यसोसले हामीले 73rd इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेसन कमिटी जो थियो त्यसलाई विघटन गरिएन। योपालि 74औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह पालन गर्नको लागि विघटन गरिएन। तर त्यही मध्येबाट हाम्रा आदरणीय रोशन राईज्यूलाई योपालिको चिफ कोअर्डिनेटर बनाइएको छ र उहाँको अगुवाईमा 74औं स्वतन्त्रता दिवस समारोहको सानोतिनो कार्यक्रमहरू यहाँ पालन हुनेछ र राष्ट्रलाई सम्मान दिँदै अनि ती वीर वीराङ्गनाहरू जसले राष्ट्रलाई आजाद बनाउनको निम्ति प्राणको बलि चढे है, उहाँहरूले प्राणको आहुति दिएर यो देशलाई स्वतन्त्रता गराए। त्यसमध्ये हाम्रा गोर्खा स्वतन्त्रता सेनानीहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई पनि पुनः स्मरण गर्दै यो देशसँग हामी एक छौँ र देशको जुन अखण्डता छ त्यसमा हामी पनि समावेश छौँ भन्ने एउटा मेसेज दिनको लागि सानो कार्यक्रम आयोजना हुनेछ र सम्पूर्ण कालेबुङे जनता, कालेबुङे समाजलाई अनि विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न राजनैतिक दल र सबैलाई नै हामी एउटा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ। यस वर्षको प्रभात फेरी कार्यक्रम हुनेछ र यो कार्यक्रमको निम्ति बिहान 5 बजी हामी 5 बजीदेखि सुरु गर्नेछौँ। 4:30 बजी हामी यो गान्धी गेटमा अथवा मोटर स्ट्यान्डमा हामी एसेम्बल हुनेछौँ, त्यहाँनिर भेला हुनेछौँ र सम्पूर्णलाई 4:30 बजी हामी त्यहाँ भेला भइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। अनि 5 बजीदेखि हाम्रो यो प्रभात फेरीको यात्रा सुरु हुनेछ। सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर सबैले मास्क लगाएर अनि हामी यो जुन चाहिँ पेन्डामिकको एउटा नियम छ यसलाई पालन गरेर नियमबद्ध भएर हामी यो एउटा सन्देश र शुभकामना जनतामा दिँदै र राष्ट्रलाई एउटा सम्मान दिँदै यो कार्यक्रम हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यसपश्चात मेला ग्राउन्डमा जुन सधैँ अब रङ्गारङ कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो है, राष्ट्रभक्तिका कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, योपालि त्यस्तो केही कार्यक्रम छैन र पनि जहाँनिर हामीले फ्ल्याग होइस्ट गर्थ्यौँ है, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा उत्तोलन हुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा राष्ट्रिय ध्वज उत्तोलन हुनेछ र त्यहाँनिर विशेष हामी एसडिपिटिए हाम्रो जुन सङ्गठन छ प्राइमेरी स्कुल टिचर्सहरूको उहाँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिइरहेका छौँ। त्यहाँबाट अशोक प्रसाद ज्यूलाई कोअर्डिनेटर बनाइएको छ र उहाँको अगुवाईमा त्यहाँनिर झन्डा उत्तोलन हुनेछ अनि त्यहाँनिर राष्ट्रलाई दिनुपर्ने सलामी दिनेछन् र जनप्रतिनिधिले सलामी ग्रहण गर्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम हामी मिलाइरहेका छौँ। त्यसपश्चात विभिन्न शालिगहरू छ है, स्वतन्त्र सङ्ग्रामीको शालिगहरू छ र वार मेमोरियलहरू जुन छ त्यहाँनिर गएर श्रद्धासुमन दिने कार्यक्रम हुनेछ र यो बिहानीको कार्यक्रममा सम्पूर्ण कालेबुङे जनतालाई विभिन्न समुदायबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न सोसियल अर्गनाइजेसनहरूबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रेस मिडियाबाट नै हामी निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ। उहाँहरू सबैलाई नै यो कार्यक्रममा समावेश भइदिने हामी आग्रह गर्दछौँ।